मैं आप जो बता रहे हैं मैं उसको बाद में देखकर बताऊं। ओके मैम। मुझे चैट कैसे खोलते हैं इसका? एवरीबॉडी अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैं आपको केस बोल कर स्टडीज के लिए पूछिए। हाँ थोड़ा कि मुझे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी। मैसेज खुलते हैं इन कॉल मैसेज में जाके। Okay. Professional principles that govern the behavior of a person in business environment. Professional tools how a person should act towards people and institutions in such an environment. Ethics बारे में ठीक है ठीक है। इन की तैयारी की का हेलो Hello ma'am, your voice is not clear. Yes ma'am, you are not audible properly. हेलो audible जी मैम। आप प्रिपरेशन जिसमें भी अगर जैसे आप जो कुछ नॉलेज है वो आप शेयर कर सकते हो, उससे क्या होगा और मेंबर्स का भी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप और जो भी आए मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। हेलो आ रही है? एक बार नहीं आ रही, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है यहाँ पे। तो आगे जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो आप बोल दीजिए। ओके ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका एस्पेक्ट ह्यूमन वैल्यूज। जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमन वैल्यूज क्या है, तो वैल्यूज पहले आपको पता होना चाहिए क्या है। अगर आपको वैल्यूज के बारे में पता है कि वैल्यूज क्या है, तो आप ह्यूमन वैल्यूज जो इन्होंने मेंशन करके रखी हुई है कि आपको जो ग्रेट लीडर्स की टीचिंग्स है उनसे आपको जो कुछ भी सीखने को मिलता है, रिफॉर्मर्स से जो आपको सीखने को मिलता है। आपने जीएस पेपर 1 में बहुत सारी चीजें पढ़ते होंगे, उनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन होगा या पब्लिक पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन होगा, वो लोग बहुत सारे थिंकर्स पढ़ते होंगे। कोई भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट उठाएंगे उसमें ऑप्शनल में जरूर थिंकर्स के बारे में मेंशन करते हैं, क्योंकि जो हमारे आइडियाज आए हैं ना, शुरू से तो ऐसा कुछ नहीं जानते थे। धीरे धीरे लोगों ने अपने आइडियाज पुट अप करने शुरू करे, उनके बारे में डिस्कशंस हुए, उसके बाद जो फिलोसफीज इमर्ज हुई, कुछ लोगों ने इसका सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद एक बेसिक हाइपोथेसिस आई, उस हाइपोथेसिस के ऊपर लोगों ने काम करना शुरू करा और फिर वो जाके फिलोसफीज में इमर्ज हुई। और हर एक फिलोसोफर किसी दूसरी फिलोसफी को अपोज करता है, तभी एक नई फिलोसफी बनती है। एक बात अगर कहें तो फिलोसोफर्स कौन है? सबसे खाली लोग, मतलब जो सिर्फ एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। और नई फिलोसफी कब आती है? जब दूसरी फिलोसफी को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो आपको ये इसमें देखना पड़ेगा कि जो कोई भी ग्रेट लीडर्स रिफॉर्मर्स हैं उनकी जो फिलोसफी है उससे आपने क्या सीखा। ठीक है, और वो आप सीख अपने एग्जाम में कैसे लिखोगे कि जब आप उसको अपनी पर्सनल लाइफ में रखोगे। अगर आपने कहीं पर देखा कि कोई इंसान कोई गलत हरकत करता है, अगर आप उसे वहां पे ऑब्जेक्ट आप अपना ऑब्जेक्शन इशू कर सकते हैं कि हाँ ये इंसान गलत कर रहा है या यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो बिलीव मी अगर एग्जाम में कोई भी सिचुएशन आएगी आप वहां पर वैसे ही सोचोगे। अगर आपको रियलिटी में वहां पे प्रोजेक्ट कर दिया जाता तो आप जो सोचते। तो इसीलिए जो भी वैल्यूज आप पढ़ें उसे अपनी लाइफ में इनकलकेट करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। एथिक्स के पेपर के लिए लोग कहते हैं क्वेश्चन में पेपर में उन लोग को आंसर लिखते हैं लेकिन मार्क्स नहीं आते। तो वो मार्क्स ना आने का रीजन सिर्फ यही है कि हम वो जो चीज लिख रहे हैं वो एक्चुअली में हम नहीं है। और अगर आपको 3 घंटे में वहां पर कुछ लिखना है तो आप कोई भी रटी रटाई बात नहीं लिख सकते, क्योंकि वो पेपर इतना डायनेमिक है
वहां पर आपको अपने आप में अगर आपने वो वैल्यूज अपहोल्ड करी हैं तभी आप वहां जाके 3 घंटे में वो चीज लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे भी हमारे सामने केसेस आए हैं जो इथिक्स के पेपर में जिन लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिले लेकिन बाद में जाके फील्ड में जब पहुंचते हैं तो सिचुएशन कुछ और ही मिलती है। जब आप एक सिविल से तो आप एक बहुत प्योर हार्टेड पर्सन, आप सिर्फ सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, कंट्रोवर्सीज के बारे में। इसीलिए जो कोई भी वैल्यूज जिस किसी भी थिंकर, जिस किसी भी फिलोसोफर की आप कहीं भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में कुछ आ रहा है, आप अपने ऑप्शनल में कहीं कुछ पढ़ रहे हैं, आप जीएस में कहीं कुछ पढ़ रहे हैं, तो वो 2-2, 3-3 वैल्यूज कहीं किसी डायरी में नोट कर लिया करें। उससे क्या फायदा होगा कि लास्ट ज्यादा तो मिलता नहीं है, 1 घंटा हार्डली मिलता है रिवाइज करने के लिए, उसमें भी इंसान थका होता है तो बहुत ज्यादा रिवाइज नहीं कर पाते। और ये ऐसी चीजें हैं कि फिर बाद में बार बार थोड़ा देखने का टाइम भी नहीं रहता। तो कहीं भी अगर आप पढ़ रहे हैं रिफॉर्मर्स के बारे में, लीडर्स के बारे में, तो उनकी वैल्यूज जो हैं, उनके कोट्स जो हैं, वो कहीं आप एक डायरी में नोट कर लीजिए। और कभी भी आप खाली टाइम में बैठे हुए हैं, कभी संडे में बैठे हुए हैं या क्वेश्चन पेपर में जाने से पहले आपको जाना है, आपको देखना है कि मैं क्या लिखूं, तो वो कोट्स या वो रिफॉर्मर्स के आइडियाज जो कुछ भी आपने, जो उनकी टीचिंग्स है, वो आप एक बार पढ़ के चले जाइए। तो उसको अगर आप वहां लिख रहे हैं अपने वहां पे, तो आप रिप्रोड्यूस करते हैं। और एक बेसिक फंडा है एग्जाम का, कुछ भी अगर मैंने अपनी डायरी में या अपने नोट्स में मेंशन किया है, ये अगर आप लोग अपने प्रिपरेशन के टाइम पे इसको इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, बहुत फायदा होगा। वो चीज आपको रिप्रोड्यूस करके आनी है एग्जाम में, ठीक है। अगर मैंने कुछ भी मेरे नोट्स में लिखा हुआ है तो वो चीज मैं क्वेश्चन पेपर में लिखकर आऊंगा या आऊंगी। अगर नहीं लिख सकती तो वो मैं नोट्स में भी नहीं लिखूंगी। मेरे नोट्स वैसे ही होने चाहिए जैसे कि सर्स। तो जब कभी भी आप आंसर लिख रहे हैं किसी भी क्वेश्चन का, तो बस यही सोच कर लिखना है कि यही मुझे वहां लिखकर सेम, उसके अलावा कोई फालतू चीजें अपने नोट्स में मेंशन ही नहीं करना। नेक्स्ट है इसमें रोल ऑफ रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। जैसे मैंने आपको बताया कि वैल्यूज हम कहाँ से सीखते हैं, तो इसमें वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो व्हाट इज द रोल ऑफ योर फैमिली इन इनकलकेटिंग वैल्यूज टू यू, या फिर वो सोसाइटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे आप रहे हैं उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वहां पर आपने क्या सीखा। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से 2 एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपने हर एक इंडिविजुअल, जैसे भैया ने भी बोला था कि हर एक इंडिविजुअल एक डिफरेंट पर्सनालिटी है। यू एज एन इंडिविजुअल इज अ यूनिक पर्सन। आप जो है वो मैं नहीं हूं, मैं जो हूं वो आप नहीं। आपकी एजुकेशनल अपब्रिंगिंग अलग है, मेरी अलग है। तो आपने जो वैल्यूज सीखी है वो मेरी वैल्यूज से अलग होंगी। आपने जिस तरीके से सीखी है वो तरीका भी अलग होगा। एक चीज को सीखने के 10,000 तरीके हो सकते हैं। हमारे मीन्स अलग अलग हो सकते हैं, एंड्स हमारे मैच कर सकते हैं, फिर भी इस बात से तो आप लोग अग्री करते होंगे। एक क्वेश्चन का आंसर मैं कुछ और लिख कर आऊंगी, आप कुछ और लिख कर आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो जो अप्रोचेस हैं, वो आप अप्रोचेस कहाँ से लर्न करेंगे? फ्रॉम योर ओन लाइफ। आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली जो आप एक्सपीरियंस करते हो डेली रूटीन में, वो केस स्टडीज हैं। जैसे वो सिचुएशंस डालते हैं कि आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, बीच में आपको कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपको इंटरव्यू देने भी जाना है, और उस एक्सीडेंट वाले को आप छोड़कर चले जाएंगे या तो इंटरव्यू देने, या फिर उसको पहले एंटरटेन करेंगे। तो आपको ये सिचुएशन हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में आपके सामने आई हो या आ सकती है। तो उस टाइम पे आप क्या करते? अगर आपने वहां पर सही जजमेंट लिया होता तो आप वहां क्वेश्चन पेपर का जो आंसर लिखते वो भी आप सही लिखते। तो इसीलिए आपको इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आप क्या करते हो, आपके आसपास की चीजें क्या होती। वो आपकी ही लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। इंटरव्यू में भी आप जाएंगे तो वो यही पूछेंगे कि आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ से बताइए कोई भी 2 एग्जाम्पल जिसमें आपने लीडरशिप की हो, जिसमें आपने इंटीग्रिटी शो की हो, जिसमें आपने ऑब्जेक्टिविटी शो की हो। तो वो आपके लाइफ के एग्जाम्पल्स आपको अपने साथ रखने, और उन एग्जाम्पल्स को आप कहीं जरूर नोट कर ले।
कि हाँ ऐसा मेरे साथ हुआ था। ये आपको बहुत आगे तक हेल्प करेंगी चीज, इंटरव्यू लेवल तक आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि वहां पर आपको जब आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पूछने को बोला जाएगा तो आप इथिक्स का पेपर उठाओगे, आप इथिक्स का सिलेबस देखोगे कि इथिक्स के सिलेबस में क्या वैल्यूज दे रखी हैं, उन्हीं वैल्यूज में से आप कोई वैल्यू अपनी बनाओगे। तो जब आपको प्रिपेयर करनी है वैल्यूज, तो आप अभी से वो वैल्यूज अपनी लाइफ में इनकलकेट करना शुरू कर दीजिए। बी एन ऑब्जेक्टिव पर्सन, बी एन इम्पार्शियल पर्सन, बी अ पर्सन विद रैशनल माइंड, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज है इसमें इन्होंने दिए रखी है एटीट्यूड। अब वो डिफरेंस पूछते हैं आपको, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आपको जब पता होगा कि एज ए सिविल सर्वेंट वो मुझसे किस तरह के एटीट्यूड की डिमांड करते हैं, सीसैट का पेपर जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो क्या डिमांड कर रहा है, वो क्या चेक करना चाह रहे हैं, वेदर दे वांट टू चेक माय एटीट्यूड और माय एप्टीट्यूड, इनमें से क्या है जो लर्न किया जा सकता है, इनमें से क्या है जो मेरा इनबिल्ट है। तो जब आपने इस चीज को सिलेबस के एस्पेक्ट में पढ़ा हुआ है या आपकी खुद की पर्सनल वैल्यू का वो पार्ट है, तो आप उसको वहां पे इनको आंसर कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। क्यों मेंशन किया एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज? आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो तो कुछ तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर आपको कहीं भी किसी क्राइसिस में, एक चीज के लिए आप हमेशा प्रिपेयर रहिए कि अगर आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो मैंने पहले बताया अनसर्टेनिटी के लिए आप जा रहे हैं, आपको नहीं पता नेक्स्ट मोमेंट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो जब रिस्पेक्ट टू पब्लिक सर्वेंट, तो आपको पता होगा कि मेरी अगर अनसर्टेनिटी रही भी तो भी मेरा मूड क्या रहेगा, तो भी मेरा माइंड क्या कहेगा, आप उसको वैसे ही ट्रेन कर सकते हैं। तो इसीलिए फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज बहुत बेसिक वैल्यूज हैं। सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। सोशल इन्फ्लुएंस क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई यू नीड अ परसुएशन फिलॉसफी। आपको क्यों परसुएट करने की जरूरत है लोगों को? आप कहीं पर जाओगे, कहीं किसी जिले के कलेक्टर हो, तो आपको वहां लोगों को परसुएट करना पड़ेगा गवर्नमेंट की फिलॉसफीज के लिए, गवर्नमेंट की स्कीम के लिए। जो कुछ भी आपसे बोला जाएगा वो आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे मैं परसुएट करूं लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए। आपके पास वो वैल्यू होनी चाहिए। और जब आप उस चीज के बारे में जानते होंगे कि हाँ मोरल थिंकर्स हैं, जैसे गांधी जी ने अपनी बातों के लिए लोगों को परसुएट किया। सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन में क्या बेसिक डिफरेंस है, जब आप ये जानेंगे तब आप अपनी बात को इफेक्टिवली रख पाएंगे। ठीक है, इसीलिए इन मोरल वैल्यूज को आपको जानना जरूरी है, सिर्फ सिलेबस के लिए नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी, अपनी पर्सनालिटी के लिए भी। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए एक चीज जरूर कही जाती है कि वो बहुत अच्छे इंसान जरूर बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये जरूर अपने माइंड में रखना है कि एज ए ह्यूमन बीइंग ये प्रिपरेशन आपको बहुत इम्प्रूव करती है, आपको गलत और सही के बीच का डिफरेंस सिखाती है। तो ये जरूर रखना अपनी नॉलेज के लिए कि आप नहीं या एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की तरह पढ़े, या समझे कि हाँ मुझे अपने आप में ये वैल्यूज इनकलकेट करनी, तो आपको बहुत फायदा होगा इसे पढ़ने। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। इससे बहुत ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। सिविल इसमें पूछते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में, आप कहीं भी किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लो, हमेशा क्वेश्चन आता है। तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो जिससे आपको डेली डील करना है। आप अपने घर में भी डील करते होंगे, आपको क्वेश्चन पेपर में भी डील करना है, इंटरव्यू में जाएंगे वहां भी डील करेंगे, फील्ड में जाएंगे वहां भी डील करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, उसकी यूटिलिटीज क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है, उसके बारे में वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। कहाँ आपको किसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है, गवर्नमेंट की तरफ से फंड आया है, लेकिन आपको पता है कि फंड जो है अप्रोप्रिएट नहीं है, कुछ गरीब लोग हैं जो आपसे कुछ और डिमांड कर रहे हैं कि आपको हमें और ऐसी चीजें चाहिए, तो क्या आप वहां पे इमोशनली होके सोचेंगे या एज एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होके सोचेंगे? ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, एंटायरली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। आपको पता है कि आप यू आर एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, नॉट एन इमोशनल पर्सन। इमोशनल होना वीकनेस नहीं है, लेकिन अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट है तो वो आपकी बहुत स्ट्रेंथ की तरह काम करता है। तो यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। नेक्स्ट है
कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया कि जो आपकी ऑप्शनल है या जो आपके जनरल स्टडीज के पेपर्स हैं उसमें आप जो भी थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं उनका फिलोसफीज जो बेसिक है, जैसे कोई अगर मीन्स के बारे में बात करता है, कोई एनवायरमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, मार्क्स जो है इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो सोसाइटी के थ्रू, क्लास के थ्रू अपहेल्ड होनी चाहिए, क्लास रूल को वो अब बात करते हैं। तो आपको उनकी बेसिक फिलोसफी अगर पता है कि ये किस अप्रोच को फॉलो करते हैं, तो आपको मोरल थिंकर्स के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है अलग से, आप उससे ही प्रिपेयर करके आपके पास आंसर रेडी रहेगा। उसमें आपसे वो चाहे 150 वर्ड्स लिखवा लें, चाहे 350 वर्ड्स लिखवा लें, चाहे पूरा 6000 7000 वर्ड्स का एस्से लिखवा लें, बेसिक फिलोसफी अगर आपको क्लियर है उस थिंकर के बारे में तो आपको कोई जरूरत नहीं उसके बारे में पढ़ने। आप प्रैक्टिकल लाइफ से उसे जोड़कर आपको सिर्फ क्या करना है, पास्ट में वो थिंकर जब आया, वो फिलोसफी जब इमर्ज हुई, उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी। जैसे आज की सोसाइटी में हो सकता है वो वैल्यू इरेलीवेंट हो, बहुत सारी चीजें, जैसे सती था उस टाइम पे लोगों को ठीक लगता था, आज ठीक नहीं लगता। हमारी आईपीसी है उसमें बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं, जैसे 377 होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करता है, अननेचुरल ऑफेंस, पहले वो रेलेवेंट था लेकिन आज वो क्राइम है। लेकिन आईपीसी ने जब उसको क्राइम डिक्लेयर किया, आज हमने उसे अमेंडमेंट करके फिर से होमोसेक्सुअल्स को उनके राइट्स दिए। तो जो चीजें चेंज हो रही हैं उन चीजों को आपको ये देखना है कि वो चेंज कैसे होती आई, उसका प्रोग्रेसिव चेंज क्या था, तब वो इम्पोर्टेंट क्यों थी, आज वो इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है। किसी फिलोसफी को आप पढ़ रहे हैं उसको भी आपको उसी माइंड से अप्लाई करना है कि वो जो फिलोसफी उस टाइम पे थी, तो उन्होंने इस चीज के लिए, क्लास क्लैश के लिए क्यों बोला, उन्होंने क्यों बोला कि प्रोलेटारिएट को आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप कहीं रिफॉर्म लेकर आ सकते हैं। वर्ल्ड वॉर में आपने देखा होगा कितने सारे लीडर्स इमर्ज करे, वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वहां से आपको बेसिक आइडिया ले और फिर आज के टाइम में वो क्यों रेलेवेंट है आज के समाज के लिए, उस चीज को आपको देख, उससे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ना सिर्फ 150 मार्क्स का आंसर आप ऐसे लिख दोगे उसके डिमांड करता है। यार आपको ये मालूम है कि वो रेलेवेंट तब क्यों था, आज रेलेवेंट क्यों नहीं है, ये पहले रेलेवेंट नहीं था, आज क्यों रेलेवेंट, अपना आंसर बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते। सिर्फ रोल किस चीज का है, कीवर्ड्स का। जैसे आपको ये मालूम है कि हाँ इस फिलोसोफर ने ये कहा था, इसकी फिलोसफी ये थी, मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि ये क्या कह रहा था, वहां पर अब आपके कीवर्ड्स जो आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है उसमें जितने भी कीवर्ड्स मेंशन्ड है, आप कहीं ना कहीं उनके साथ जगल ऑफ करके इधर उधर मेंशन करके उससे अपना आंसर निकालो। और वो किस चीज से आएगा, प्रैक्टिस से। जब आपने एथिक्स के सिलेबस क्वेश्चन पेपर देखा हुआ है, आपने तो केस स्टडी सॉल्व की हुई है, तो वहां पर तो इसमें मोरल थिंकर्स है, अलग से अगर आप पढ़ने बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए अपने ऑप्शनल के साथ इस चीज को जरूर प्रिपेयर करने का सोचें कि हाँ, एक तो जो अप्रोच होनी चाहिए यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आई होप यू मस्ट हैव बीन अवेयर ऑफ, इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है। मतलब कुछ भी आइसोलेशन में आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप कभी भी पेपर 1 पढ़ रहे हैं, you have to have this question in your mind that this can be a part of my paper 4 as well, this can be a part of my paper 2 as well। अपने क्वेश्चन पेपर का जो सिलेबस है वो एक बार चारों पेपर्स को ये जरूर देख लें कि कौन से टॉपिक ओवरलैप करते हैं। जैसे बहुत सारे टॉपिक जीएस पेपर 1 और पेपर 3 के ओवरलैप करते हैं। इकोनॉमिक्स का कुछ एस्पेक्ट ग्लोबलाइजेशन पेपर 3 में भी पूछा हुआ है, पेपर 1 में पूछा हुआ है, लेकिन उसमें पेपर 1 में जो ग्लोबलाइजेशन पूछा हुआ है वो सोसाइटी के एस्पेक्ट में, पेपर 3 में जो ग्लोबलाइजेशन पूछा हुआ है वो इकोनॉमी के एस्पेक्ट। तो जिस भी पेपर में वो क्वेश्चन पूछा है आपको उस पर्टिकुलर पेपर के अकॉर्डिंग आंसर करना है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन तो एक ही चीज है, उसमें सोसाइटल एस्पेक्ट भी है, उसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है। तो वो एक बार जरूर जो ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं उनको जरूर देख लें, आपका सिलेबस थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा पढ़ने में। जैसे जीएस पेपर 4 में जितनी सारी वैल्यूज दे रखी है वो सारी वैल्यूज आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर का पार्ट है। मोरल थिंकर्स आप कहीं ना कहीं पढ़ते ही होंगे, तो वो वहां से जरूर प्रिपेयर कर लें, यहाँ पर आपको फिर से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आपका है पब्लिक एंड सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका एप्लीकेशन वाला एस्पेक्ट है
कि जब आपको स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमास, जैसे हम ही लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारी ऐसी इश्यूज होते रहती है जहाँ पे राइटियसनेस और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बीच में हमें लगता है कि नहीं दिस इज राइट बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो वहां पर क्या डायलेमा की कंडीशन आती है। तो अभी मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, तो वो मुझे प्रैक्टिकली वो सिचुएशन फोकस करनी पड़ रही है, वहां पे मुझे फेस करना है। आपको वही चीज आंसर में लिख कर आनी है, तो आपको वहां पर क्या सोचना है एज अ पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक क्या सोचते हैं, आप वहां पर क्या करते हैं, क्योंकि तब क्या आप पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में, आपके एक डिसीजन से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी लाइफ के बारे में आप डिसाइड करते हैं इनके लिए क्या करना। तो एज अ पब्लिक सर्वेंट ही आपको हमेशा यही सोचना है कि आई बीइंग एन एसपी, आई बीइंग कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, मैं क्या सोचता या सोचती, वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट एस्पेक्ट है प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस क्यों इंपॉर्टेंट, कोई आप में से आंसर करेगा इस चीज का? एनी वन ऑफ यू, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस क्यों चाहिए? यहाँ से मेंशन्ड है जो हमारे कोडिफाइड लॉज हैं, जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, एविडेंस है, हमारे मेजर माइनर एक्ट्स हैं, उनमें जो भी प्रोसीजर हमें बताया गया है उस प्रोसीजर को फॉलो करके कैसे गवर्नमेंट की चीजें हम फाउंडेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट गवर्नेंस। ठीक है, लोगों के लिए काम करना, जो चीजें लोगों के लिए बनी है उसको हम गवर्नेंस कहते हैं। पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच की लिंकेज गवर्नेंस है। अब इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है, ये एक बेसिक चीज है। सोसाइटी में हम रहते हैं एज एन इंडिविजुअल, हमारे आसपास की सराउंडिंग है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज आपने पढ़ी है, फंडामेंटल, एक मिनट, फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े हैं। फंडामेंटल राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और जितने प्रोविजंस दे रखे हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो हम अप्लाई करते हैं गवर्नेंस, कि कैसे इन सब वैल्यूज को अपहोल्ड करके हम, जो हमें समाज में शांति व्यवस्था बनानी है, ये समाज को सुचारू रूप से चलाना है, उसे हम चलाएं। जैसे किसी ने आप में से बोला था, आशीष शायद, तो वो ही चीज है। अब इसको आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, एग्जाम में आपको लिखना है कीवर्ड्स के साथ प्ले करके। जैसे इन्होंने प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, अब इसे देख के डर लगता है कि पता नहीं प्रॉपर्टी क्या होगी गवर्नेंस में, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज है कि हमारे पास जितनी भी स्ट्रॉन्ग मोरल फिलोसफीज हैं उनको हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे जब कभी भी हमें सिचुएशंस दी जाएंगी, दैट इज व्हाट प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस इज। इसमें इन्होंने मेंशन करके रखे आगे राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड्स ऑफ कंडक्ट, सिटीजंस चार्टर, वर्क कल्चर। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमें एक कोडिफाइड फॉर्म में बताई गई है। जैसे सिटीजन चार्टर उसमें बताया गया है कि सिटीजन्स के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो अपनी कैसे डिमांड कर सकते हैं, उनको क्या चीज चाहिए, इसके बारे में सिटीजन चार्टर में बताया गया। कोड ऑफ एथिक्स, कहीं पर कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि इस एरिया में यहाँ पर जो काम हो रहा है उसमें मुझे कितने, जैसे अगर कोई सपोज करिए अगर आप सिविल सर्वेंट हैं, कहीं पर भवन निर्माण हो रहा है, आपने वहां पर जाकर देखा कि यहाँ पे इतनी सीमेंट लग रही है, यहाँ पे इतनी मिट्टी यूज हो रही है, या यहाँ पे इतना गारा चाहिए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ किस रेशियो में यूज हो रहा है, वहां पे कहीं करप्शन का स्कोप तो नहीं है। तो वहां पर आप क्या देखोगे कि कितना मेंशन्ड है, कितना यूज हो रहा है, कितना बर्बाद हो रहा है, इसका डेटा निकालोगे, आपके पास स्टैटिस्टिक्स होगी। उसके बाद आपको वहां पे क्या करना है, जो चीज हो रही है उसे होने देना है, या फिर अगर वहां कुछ गलत हो रहा है तो उसको आपको रोकना है। तो ये कोड ऑफ एथिक्स, ये कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको वहां पे वर्क कैसे करना है। गवर्नेंस मतलब एज अ सर्वेंट उसको आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है। ये चीज थोड़ी समझ में आ रही है?
बहुत ज्यादा टेक्निकल तो नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप पूछ ले मुझसे, क्लियर कर ले, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता फिर। नहीं समझ आ रही? कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब क्लियर है। बहुत होशियार बच्चे हैं, एकदम सुपर ब्रेन है। कोई एक चीज मेरी थोड़ी अगर समझ पाए तो समझिएगा, जब कभी भी आपको कोई भी मेंटर पढ़ाते हैं या कोई भी कहीं भी पढ़ाए लाइफ में, तो हमेशा क्यूरियस रहिए, ठीक है? क्वेश्चंस थोड़े से पूछिए, है ना? मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा आपने क्वेश्चंस पूछ लिए कि वो ही बंदा परेशान हो गया, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि आप अगर थोड़ा सा अपना ब्रेन अप्लाई करेंगे तो आपको वो चीज हमेशा के लिए आपके साथ रह जाएगी, है ना? तो इसीलिए अगर आप यहाँ नहीं पूछ रहे हैं तो कहीं शांति से बैठे हैं या कभी उस चीज को पढ़ रहे हैं तो अपना ब्रेन अप्लाई करके उसमें जरूर क्वेश्चंस निकालिए, क्योंकि वही क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम्स में पूछ रहे हैं। जैसे हम लोग गैस वर्क करते हैं ना, इसमें ये चीज आ सकती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेम वही क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर करता है, वो एक गैस वर्क करता है। तो हमेशा क्यूरियस रहिए थोड़ा सा, है ना? और पूछते जरूर इसमें क्या और वाइस हो सकता है, इसमें कैसे हो सकता है। जैसे आज तो बेसिक फाउंडेशन है, तो मैं सिर्फ सिलेबस में बता रही हूँ। आगे आपको जो जो चीज है उसमें आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की एक्सपीरियंसेस, आपके खुद ने जो वैल्यूज सीखी है वो वैल्यूज जरूर शेयर करिएगा। उससे क्या होगा, आपका खुद का पर्सनल डेवलपमेंट होगा, ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, और जो पर्सनैलिटी सिविल सर्विसेज में चाहिए वो आप एज अ सिविल सर्वेंट प्रोजेक्ट कर पाओ, ठीक है? नेक्स्ट एस्पेक्ट है केस स्टडीज। केस स्टडीज में आपको रियल लाइफ सिचुएशंस दी जाएंगी, जहां पर आपको अपनी जो आपने सब कुछ पढ़ा है, जो आप एज एन इंडिविजुअल हो, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि इस कंडीशन में अगर मुझे पुट ऑन कर दिया जाए तो मैं क्या आंसर करूँ या करूँगी, ठीक है? तो इसके लिए हम पूरा केस स्टडीज के लिए मैं पूरा एक लेक्चर रखूंगी जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी कि केस स्टडीज को आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है? आर्टिस्ट केस स्टडीज हम लोग उठाएंगे। रिपीटेडली वही केस स्टडीज पूछी जाती हैं, उनको सॉल्व करने का एक सेट पैटर्न होता है, ठीक है? वो आप पैटर्न अगर सीख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा अगर आप एज अ पर्सन, अगर आप मोरल हो या आप अच्छे इंसान हैं, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती केस स्टडीज सॉल्व करने। आप कुछ ना कुछ उसका आंसर जरूर लिखाओगे। उसमें भले ही आपको पूरे 12.5 यूपीएससी में पूछा जाता है 12.5 मार्क्स का, उसमें 7-8 नंबर आपको जरूर मिल जाएंगे, और बहुत अच्छा अगर आप लेंगे तो 9 नंबर मिल जाएंगे। जनरली इतने ही मिलते हैं एवरेज में, लेकिन केस स्टडीज बहुत हेल्प करती हैं आपको आपके स्कोर को ऊपर लेके जाने में। तो केस स्टडीज पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना। सेक्शन ए जो है वो आप और पेपर से कवर कर सकते हैं, लेकिन जो सेक्शन बी है उसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। 4-5 तरह की केस स्टडीज अगर आपने सॉल्व कर ली कि हाँ इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। वहां पे फिर कैसी भी केस स्टडी आ जाए आप उसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? ओके मैम। जी मैम। चलिए ठीक है, तो फिर आज का सेशन हम एंड करते हैं। लास्ट 3 मिनट्स में आपको कुछ पूछना हो, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ भी पूछना हो, पेपर 4, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ऐसे किसी भी पेपर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं। न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं? हाँ पूछिए अखिलेश। पूछना चाह रहे हैं आप अखिलेश? जी मैम, ये एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज, उसमें बुनियादी मैम बुनियादी मूल दिए हैं सिविल सेवक के, उसमें क्या क्या यानी स्वैच्छिक होंगे? उसमें क्या क्या बुनियादी मूल्य जो दिए हैं उसमें हाँ उसमें क्या क्या होंगे, क्या उसमें क्या क्या वैल्यूज होंगी? जी इसमें आप अपना सिलेबस उठाइए,
सिलेबस में मेंशन उन्होंने करके रखा है, जो वैल्यूज उन्होंने मेंशन करी है, जैसे उन्होंने दिया है इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शंस। ये जो वैल्यूज है, आपको इतनी ही वैल्यू तैयार करनी, केस स्टडी होगी उसमें भी यही वैल्यूज पूछेंगे, सेक्शन ए होगा उसमें भी यही वैल्यू पूछी जाएंगी। तो आपको बेसिक डेफिनेशन में इन सब की लिखा दूं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक इशू ये है कि मुझे इंग्लिश में इन सब की डेफिनेशन पता है, हिंदी में मुझे इतने डेफिनेशन नहीं पता है। मैं आपको बेसिक आइडिया उसका दे दूंगी, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, आप उसे फिर अपने वर्ड्स में लिख लीजिए, हिंदी आई एम श्योर मुझसे अच्छी होगी, तो आप उसे अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी तक मीडियम में आपको कुछ इशू रहा है तो वो आप मुझे बता दीजिएगा। इंग्लिश से डरना नहीं है, है ना। अगर आप पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो इंग्लिश से बिल्कुल नहीं डरना। इंग्लिश अब आपका ऐसे होना चाहिए जैसे आप कोई और टॉपिक पढ़ रहे हो, इसीलिए उससे घबराना बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि पता नहीं ये क्या बोले जा रही है। थोड़ा सा उसके साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश करिए, आपको खुद से वो आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं डेफिनेशंस इसकी बताऊंगी, उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, आप उन्हें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ जोड़कर मैं बता दूंगी। आप अपनी लाइफ की जो एग्जांपल्स हैं उनको उसमें रिलेट कर लेंगे, तो आप अपने आप से डेफिनेट, आपको कोई जरूरत नहीं है ये पता करने की कि इंटीग्रिटी क्या होती है, आपको बिल्कुल पता करने की जरूरत नहीं है कि डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज में मुझे क्या लिखना है। आपको पता होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डेडिकेशन इन पब्लिक सर्विसेज, क्यों डेडिकेटेड पब्लिक सर्वेंट चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इससे डरना, चलिए ठीक है, तो टाइम इज ओवर नाउ, आई मे टेक योर लीव। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you everyone. Thank you.